हेलो एवरीवन। 2024 जेई मेंस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं जो 3 क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस क्वाइट कंफ्यूजिंग है और ऑलमोस्ट जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप अपने मॉडल सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पे ये क्वेश्चंस रेयरली ही आए होंगे। तो सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है कि लेट S1 इक्वल टू, ये देखो ये फैक्टोरियल नोटेशन है और फिर उसके अंदर और फोर फैक्टोरियल है और ये 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल है। S2 भी उसी हिसाब से दिया हुआ है और ये ऑप्शन दिए हुए कि S1 नेचुरल नंबर है, S2 नेचुरल नहीं है, S1 नेचुरल नंबर है, S2 नेचुरल नंबर है, S1 नेचुरल नहीं है, S2 नेचुरल नंबर या दोनों नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसा देखेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली में होता क्या चीज़ है ना कि पहली बार तो हम ये देख रहे हैं कि S1 इक्वल टू फैक्टोरियल और फिर उसका फैक्टोरियल, तो ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो एक्चुअली में ये क्या है ना, 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24, तो ये फिर से वापस 24 का फैक्टोरियल है, ये 24 का फैक्टोरियल है ये बात। और यहाँ पे हम 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिख देंगे 6। ऐसा लिखने के बाद फिर हमको आइडिया आएगा, जब हमने ऐसा लिख दिया तब हमको आइडिया आएगा कि ये जो 24 ऑब्जेक्ट्स है उसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 के। यहाँ से तो यही पता चलता है कि अगर 24 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 6 इक्वल पार्ट्स में मेरे को डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 24 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, ये काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 टाइम आएगा क्योंकि ये 6 टाइम आया इसलिए 1/6 फैक्टोरियल। ये हो गया नंबर ऑफ डिवीज़न। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये S1 है, ये S1 है 24 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की पावर 6, तो ये तो पूरा S1 हो गया। तो फाइनली ये क्या आया, S1 इंटू 1/6 फैक्टोरियल। और ये नंबर ऑफ वेज की बात कर रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग। तो नंबर ऑफ वेज, अब दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। जब नंबर ऑफ वेज की बात कर रहा है डिवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, तो नंबर ऑफ वेज तो पॉजिटिव इंटीजर में ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई फ्रैक्शन में आने वाला नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने यहाँ से पता चला कि S1 जो है वो 6 फैक्टोरियल इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 6 फैक्टोरियल भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, मतलब नेचुरल नंबर आएंगे, करेक्ट, ठीक नहीं। तो यहाँ से पता चल गया कि S1 नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हट गए। अगर S1 नेचुरल नंबर है तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ ही जाएगा कि S2 भी नेचुरल नंबर ही आने वाला है, तब ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। S2 में क्या है, S2 में देखो ये 120 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 120 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मतलब 24। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि 120 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आप 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक पार्ट में 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे, करेक्ट है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अप टू दी 24 टाइम्स, ऐसा हो गया। तो यहाँ से ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग दी 120 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इंटू दी 24 इक्वल पार्ट्स, उसका कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी S2 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब नेचुरल नंबर आएगा। ओवरऑल ये ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप दैट बात समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, तीनों क्वेश्चंस, वो मतलब उस टॉपिक के ऊपर हमारी मास्टरी तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है जो हम शायद फर्स्ट टाइम ही डील कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए ये प्रॉब्लम बने नहीं। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही स्टैटिस्टिक्स का है, स्टैंडर्ड डेविएशन है के ऊपर है। आपको सबको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में SD और वेरिएंस ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं आने की एग्जामिनेशन में, तो हम लोग उसके ऊपर बहुत प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि लेट A1 A2 A10 आर 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सच दैट समेशन ऑफ AI इक्वल टू 50, I इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर
ये बोल रहे हैं कि समेशन ऑफ ए आई इंटू ए जे, जहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है, ये 1100 है, तो देयर एस डी विल बी। तो देखो एस डी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला तो आपको पता है कि ये समेशन ऑफ ए आई स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 माइनस समेशन ऑफ ए आई डिवाइडेड बाई 10 इसका होल स्क्वेयर। ठीक, 10 ऑब्जर्वेशन है इसलिए डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। समेशन ऑफ ए आई ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये तो निकल जाएगा। समेशन ऑफ ए आई डिवाइडेड बाई 10 इज 50/10 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये तो इजीली निकल गया, 5 आ गया, यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन निकल गया। अब क्वेश्चन आते हैं समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर कैसे निकाले, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है। तो समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में अटक जाएंगे। इसकी बेस से हम समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि a1 प्लस a2 का स्क्वायर पता है सबको, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और ट्वाइस a1 a2 होता है, ठीक है। और a1 प्लस a2 प्लस a3 का स्क्वायर करते हैं तो ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 इंटू a1, ये होता है। आगे के बारे में आप अभी नहीं जानते, लेकिन इन दो चीज़ों के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो क्या हम इसको समेशन साइन से ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ ए आई इंटू ए जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे। हाँ बिल्कुल, आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर, आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ ए आई इंटू ए जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे। करेक्ट, ओके। तो ये लिखा जा सकता है, मतलब अब इसके बाद में a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 की पावर 2 रहेगा, पावर 2 में ही बात चल रही है, ठीक, करेक्ट है। तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर ये आइडिया आपको एग्जामिनेशन हॉल में आ गया या आपने देखा होगा तब तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को इस समेशन फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो इसके कारण से ये क्वेश्चन प्रॉब्लम था। देखो समेशन ऑफ ए आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10, ये 50 दिया हुआ है, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a10 इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं a1 प्लस a2 प्लस a10 का स्क्वायर ले लूँगा और ये हो जाएगा 2500। अब वो फार्मूला लिख दूँगा, समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर, आई इज़ 1 to 10, ये मुझे निकल जाएगा। और यहाँ लिखूँगा समेशन ऑफ ए आई इंटू ए जे, और ये 2 रहेगा, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, दैट इज़ इक्वल टू 2500। अब आपको समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। वो कैसे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1100, 1100 इंटू 2 कितना हो गया, 2200। तो 2200 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 300। तो मिल गया समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर, हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी जिसके कारण से ये क्वेश्चन नहीं बनता था, वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे अब लिख देंगे 300/10 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 5 था, 5 का स्क्वायर मतलब 30, करेक्ट, माइनस 25√5, ये आपका आंसर है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है वो देखो कि द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी और सी, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ले लिया मैंने, ओके। ए जिसका वर्टाइसेस है 1 2 2, बी ये है 2 1 and 2, और सी भी दिया हुआ है 2 2 and 1, ठीक। ये चीज तो दी हुई है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर्थो सेंटर फ्रॉम द गिवन साइड, मतलब आर्थो सेंटर हमको निकालना है। तो आर्थो सेंटर निकालने के लिए मतलब एल्टीट्यूड्स निकालने पड़ेंगे, एल्टीट्यूड के बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन होल्ड ऑन, आपको एक पॉइंट हम हमेशा बताते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसका आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है कि नहीं, ये सारे के सारे कोइंसाइड हो जाते हैं। तो
यहाँ पर वही ट्रिक काम आएगी। सबसे पहली बात, आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं, तो ये पता करो कि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप ए बी डिस्टेंस की बात करें, देखो 1 - 2 1, 2 - 1 1 और 2 - 2 0, तो डिफरेंस में 1 1 और 0 आ रहा है। इधर भी देखो 2 - 1 1, 2 2 0 और 2 - 1 1, यहाँ पे भी 1 1 और 0 आ रहा है डिफरेंस में। सेम चीज़ आप बी सी में भी ले सकते हैं, तो सेम वही चीज़ आएगी डिफरेंस में 0 1 1, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यही चीज़ होगा भी, हमेशा वो ट्रायंगल दे देगा, वर्टाइसेस दे देगा, लेकिन बोलेगा नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपको बोला है आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर मतलब अब सर्कम सेंटर निकालना है। आर्थो सेंटर है मतलब सेंट्रॉइड निकालना है, क्योंकि सेंट्रॉइड निकालना सबसे आसान है। सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है 3 से, 1 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 5/3, 5/3 और 5/3, यही आने वाला है सेंट्रॉइड। करेक्ट, सेंट्रॉइड आपका निकल गया। जो कि अब दूसरा और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये सेंट्रॉइड है, सर्कम सेंटर भी तो है, सर्कम सेंटर है, तो इसका मतलब ये सर्कम सर्कल हो जाएगा। अब ये सेंट्रॉइड भी है, आर्थो सेंटर भी है, सर्कम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है। तो अब अगर ये सर्कम सेंटर है, तो इसका मतलब ये सर्कम सर्कल हो गया। सर्कम सर्कल हो गया, तो ये इसका सेंटर, ये इस सर्कल का कॉर्ड, यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। और वही परपेंडिकुलर आपका पूछा हुआ है जिसको L1 बोला है। यहाँ से हम डालेंगे L2 हो जाएगा, इधर L3 हो जाएगा, तो मुझे ये L1 निकालना है। तो देखो ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा ना, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना। और ये सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो आपको L1 डायरेक्टली निकाल लेता हूँ मैं, 5/3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5/3 - 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/3 - 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L1। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/6। और सिमिलरली आपका L2 भी आएगा, यही L2 हो जाएगा और यही L3 हो जाएगा। आपको पूछा है L1 प्लस L2 प्लस L3, तो 1/6 को 3 टाइम्स आपको ऐड करना है, फाइनली आंसर आएगा 1/2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में क्या है, ये ट्विस्ट यही था कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब आर्थो सेंटर की जगह हम सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, वही सर्कम सेंटर होगा, तो इसका मतलब ये सर्कल सर्कल है। तो ये जो परपेंडिकुलर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर डालेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा, और वही परपेंडिकुलर की मेरे को लेंथ निकालनी है।